मंडल आयोग के द्वारा जो भी सिफारिशें दी गई और उनके सिफारिशों के द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया भारत में, आया ना, यस, मंडल आयोग की सिफारिश के द्वारा लागू किया गया। अब मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में, आया ना, मंडल आयोग का गठन हुआ, यस। और 1980 में मंडल आयोग ने अपनी क्या प्रस्तुत की? रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1980 में अपनी रिपोर्ट दे दी। अब 1980 में मंडल आयोग का रिपोर्ट आ गया, 79 में मंडल आयोग बना था और उस रिपोर्ट के आधार पर 1990 में ओबीसी को क्या प्राप्त हो गया? ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर रिजर्वेशन प्राप्त हो गया। क्लियर हो पा रहा है? परंतु 1991 में फिर से रिजर्वेशन के मामले में कुछ बदलाव किए गए, हाँ या ना। और 1991 में जो बदलाव किए गए वो दो थे कि ओबीसी के रिजर्वेशन में सबसे पहले एक इनकम कैप ले आया गया, हाँ या ना, कि इससे ज़्यादा इनकम अगर कोई कमा रहा है, यस, तो उसे ओबीसी के तहत रिजर्वेशन की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा ये चीज़ दिया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं, हाँ या ना, कौन है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करिए आप लोग, मैं बोल नहीं रहा हूँ इसका मतलब कुछ नहीं, हाँ या ना, मतलब हर रोज का है ये। क्या देखिए, ठीक है, मैं 5 मिनट आगे पीछे मैं जानता हूँ, मैं आ रहा हूँ, कभी 8:05 में आ रहा हूँ, कभी 8:07, कभी 8:10, कभी 8 बजे। और क्या है, कम से कम आप लोग आ जाए ना, तो क्लास में अगर आप बने रहें तो मैं आऊँ तो तुरंत स्टार्ट कर दूँ, फ्लो बन जाती है तुरंत, है ना। बस यही वजह है। नहीं तो आप आइए 8:30 बजे, मुझे क्या, आपकी चीज़ें छूटेंगी, मेरी थोड़ी छूटेंगी, मुझे तो पढ़ाना है, उसमें इशू नहीं है। बट आप पहले आ जाएंगे तो फ्लो बनाने में दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आप पहले से देखिए, आप आए, मैं बोल रहा हूँ, तब तक आप बैग खोल रहे हैं, पेन निकाल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मोबाइल साइलेंट कर रहे हैं, है ना। तो इतने सारे कार्य आप कर रहे हैं उस बीच में, तो फिर फ्लो तो बनेगा नहीं, ना आपका ना मेरा। तो बेटर है कि कोशिश करिए कि 8:05 तक आप आ जाइए, हाँ या ना। मेरा बस अब 1 हफ्ता और ये कोर्ट की फिर छुट्टी हो जाएगी, तो फिर मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, तो फिर मैं आप लोग को ज़्यादा अच्छे से टाइम दे पाऊंगा, इधर भी और उधर भी, है ना। अब केसेस इतने लगे रहते हैं कि रात को देर तक पढ़ना हो जाता है, केसेस बनाने हो जाते हैं, तो रात को सोना बहुत लेट हो जाता है। तो बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं एकदम 8 बजने से 5 मिनट पहले यहाँ खड़ा हो जाऊँ, बट 8:03, 8:04 हो ही जाता है यहाँ आते आते, और क्लास से आते आते 8:05, 8:06, 8:07 हो जाता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, बट बस ये 1 हफ्ता और, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, तो फिर मैं तो 8 बजे पहले मैं यहाँ पे खड़ा मिलूँगा आपको ऑफिस में, और 8 बजे क्लास के अंदर, यस। फिर उस समय तो तुम लोग फिर 8:15 में आओगे तो फिर बहुत लेट हो जाओगे। मेरे को मतलब जितने भी बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए जान सुनिएगा, मैं टाइम को बहुत पंक्चुअल इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब खाना पीना खाऊं ना खाऊं, नाश्ता करूं ना करूं, पर मुझे मेरा जो काम है वो पहले हो जाना चाहिए। मेरे साथ ये रहती है हमेशा से। मतलब मैं यहाँ से जाता हूँ, अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि मैं पहुँचने में घर में लेट हो गया और केस मेरे जल्दी लगा है, तो मैं ऐसे ही भाग जाता हूँ, यस। तुरंत अपना ड्रेस पहना और तुरंत निकल जाता हूँ, बाद में देखेंगे नाश्ता क्या करना है, ये वाली चीज़ें रहती हैं। तो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, तो मंडल आयोग के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया 1991 में, इसमें 2 बदलाव किए गए। पहला, ओबीसी में एक इनकम कैप डाला गया, और दूसरा चीज, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% का आरक्षण दिया गया। इसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसे कहा गया इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, हाँ या ना, यस। या फिर इसे मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। किस केस के नाम से जाता है? मंडल केस। 1992 का केस था, 9 जजों की बेंच थी, और वर्तमान में आरक्षण को लेकर जो भी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, हाँ या ना, वो इसी
जजमेंट के द्वारा जो प्रक्रियाएं दी गई हैं, जो जजमेंट दी गई हैं, उसके अनुसार ही होता है ना। तो मंडल केस में ये डिसाइड करना था कि ओबीसी का रिजर्वेशन सही है या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये डिसाइड करना था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 10% आरक्षण दिया गया है, क्या ये सही है, क्योंकि हमारे देश में हमारा संविधान पिछड़ा किस आधार पर मानता था, केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के तौर पर आरक्षण दिया जाना था। पर ये आरक्षण किस बेस पे दे दिया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे दिया गया। अब जब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे दिया गया तो प्रश्न तो उठना था कि क्या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ही आरक्षण प्राप्त होना चाहिए या आर्थिक रूप से भी आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें लिखिएगा, सबसे पहले पॉइंट्स मत डालिएगा, बस लिखिएगा, द कोर्ट हैज रिजेक्टेड, इंग्लिश में, द कोर्ट हैज रिजेक्टेड the additional reservation of 10%, the court has rejected the additional reservation of 10% for other economically weaker section या backward section, economically backward section या weaker section, and it upheld the constitutional validity of 27% reservation for OBCs with certain conditions that is। अब आगे देखेंगे क्या कंडीशंस है, पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें हिंदी में लिखिएगा, समझ में आ रहा आपने क्या लिखा है? अरे भाई क्या लिखा है हिंदी वाले, मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आया? सुना करिए, हिंदी मीडियम का इसका मतलब इंग्लिश समझना ही छोड़ दें। आईएएस बनना है, अब आईएएस बनना है तो अब फॉरेन से अगर कोई डिप्लोमेट्स वगैरह आएंगे और उनसे मिलोगे तो फिर ट्रांसलेटर लेके घूमोगे, मंत्रियों के जैसे, विधायकों के जैसे, कि आप खुद बात करोगे? खुद बात करना होता है। आप अधिकारी हैं, नेता नहीं। यस, इवन आपको गाइड करना पड़ेगा अगर कोई मिनिस्टर होगा तो। यस, तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसकी समझ तो होनी चाहिए। और जब क्लास बाइलिंगुअल हो और सेम चीजें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखवा रहा हूं तो इंग्लिश को समझना और आसान होता है। इंग्लिश को सुनो, फिर जब हिंदी लिखो तो समझ में आएगा, अच्छा इसका मतलब ये था। समझ में आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है? यस। मैं एक चीज बताऊं, हिंदी इंग्लिश से ज्यादा टफ है। हिंदी इंग्लिश से ज्यादा कठिन होता है। कभी हमारे कोर्ट में आकर आप हिंदी के जजमेंट और इंग्लिश के जजमेंट को पढ़कर देख लो, समझ में आ जाएगा। हिंदी के जो वर्ड होते हैं ना, आधा तो ऊपर से चले जाएंगे कि क्या कह रहा है, बट वही इंग्लिश की चीजें बड़ी आसानी से समझ में आती हैं। हिंदी ज्यादा कठिन है अंग्रेजी से, पर क्योंकि हिंदी बेल्ट में अंग्रेजी को हवा बना के रखे हैं। इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा पढ़ लिया, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश बोल लिया तो मतलब तहलका मचा दिया। क्या बोल दिया, क्या कर दिया? इट इज अ लैंग्वेज ओनली। यस, इसमें क्या दिक्कत है भाई? अब वो हाई कोर्ट का एक वीडियो था, उसको एक कोई देख रहा था मेरी फैमिली में, वहां पे लाइव चलती है ना प्रोसीडिंग्स, तो मैं बहस कर रहा था तो कह रहा था पूरा इंग्लिश में बहस करते हैं। मतलब यहां हिंदी बेल्ट वालों के लिए इंग्लिश जो है ना, वो पता नहीं कौन सा तोप चीज हो जाता है, पर कुछ नहीं है।
उसको उतना तवज्जो मत दो, हिंदी को ज्यादा दो, परंतु दोनों लैंग्वेजों को सीखो। जो भी लैंग्वेज आप लिखते हैं वो आपकी लैंग्वेज है, आपने स्कूल की पढ़ाई उससे की, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बट सीखने के क्रम में क्यों पीछे रहना? अगर कोई चीज सीखने मिल रहा है तो उसे सीखना है ना। क्योंकि कई बार जब तुम यूपीएससी का प्रीलिम्स या मेंस देने जाओगे तो कई हिंदी के शब्द वहां पर बड़े कठिन होंगे, तो वहां पर आपको कौन सा शब्द ज्यादा आसान लगेगा? इंग्लिश का। तो बेसिक अंग्रेजी की भी समझ होनी चाहिए, बेसिक नहीं बोलो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि फ्लुएंट बोलो, लिखना सीख जाओ कि नहीं आंख बंद करके लिखने लगो, यस मत करो ये, पर बेसिक उसकी समझ तो रखो। ताकि क्या होगा, जैसे मैं अगर लिखवा रहा हूं इंग्लिश वालों को तो सुनो, खाली बैठने से क्या मतलब है, सुन तो लो उसको कि क्या उसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, एक बार सुनो, फिर जब हिंदी में लिखवाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। जब मैं तमिलनाडु में था, मुझे तमिल सीखना था, तमिल सीखने के लिए मैं मूवीज देखता था तमिल की विद सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स। वहां पर वो कुछ बोलता था और नीचे सबटाइटल इंग्लिश में लिखाता था, तो समझ में आता था अच्छा इसका ये मतलब निकल रहा है। और धीरे धीरे फिर उस लैंग्वेज की समझ हुई। बोलने में बहुत समय लगा पर समझ बनने लगी थी कि हाँ वो क्या बोल रहा है, ये तो समझ में आ गया कि वो गरिया रहा है कि प्यार से बात कर रहा है। ये समझ में आने लगा कि वो क्या बोल रहा है, कहां जाना है नहीं जाना है, करना है नहीं करना है, धीरे धीरे समझ में आ गई। यस, हिंदी में लिखिएगा। न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए दिए गए 10% तक के आरक्षण को 10% के आरक्षण को खारिज कर दिया एवं कुछ शर्तों के साथ ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा गया। ओबीसी के 27% आरक्षण को बरकरार रखा गया। जैसे अब देखिए 1992 के यस शुरुआती दिनों में मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट रहा हूं, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं रहा स्कूल में। परंतु आज मुझे कोई नहीं वह कह सकता कि कभी मैं स्कूल में हिंदी मीडियम में भी पढ़ा था। यस, मैं जब कोर्ट में खड़ा रहूँगा, जब मैं ड्राफ्टिंग करूँगा, जब मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ तो मेरे सामने हिंदी के पेजेस पड़े हुए हैं सारे, और उसे मैं खटाखट ड्राफ्ट करता जा रहा हूँ इंग्लिश में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज लैंग्वेज से। तो मगर मैं भी डर बनाता अपने मन में, ठीक है। और इन माहौल का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब हम साउथ में पढ़ने गए और साउथ में वहाँ पर सब कोई इंग्लिश में बात करते हैं, हाँ या ना, तमिल पे बात करते हैं, तो वहाँ से लैंग्वेज को सीखने को मिली। यस, बड़ा आसान हुआ वहाँ पर लोगों के साथ कनेक्ट करना। यस, वहाँ पर शुरुआत में तो टूटी फूटी ही बोलते थे, फ्लुएंसी तो थी नहीं, बात ही क्या जानते थे अंग्रेजी, बट फ्लुएंसी नहीं थी। पर धीरे धीरे वो आ गई खुद से, मेहनत के बाद, है ना। पर उसके लिए मेहनत तो थोड़ा करना पड़ेगा। मतलब कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, मैं किसी लैंग्वेज को आपको महत्व देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हर लैंग्वेज को बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको, जो लैंग्वेज हमारे सब्जेक्ट से जुड़ी है। क्यों? क्योंकि जब तुम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उन सब्जेक्ट में बहुत सारे टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की ही है, हिंदी में याद रखना है ही नहीं उसे। यस,
अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी ही है उसके। तो वहां पर उन चीजों को याद रखने के लिए बेटर क्या है, बेसिक इंग्लिश जानना। यस, चलिए 1992 में क्या हुआ कि भाई जो 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया गया था, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, ये ईबीएस को बैकवर्ड सेक्शन को दिया गया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। मतलब ये सही चीज नहीं है। क्यों? रिजर्वेशन किस बेस पर होना चाहिए था? सोशली एंड एजुकेशनली बेसिस पर यहां पर किस बेस पर दे दिया गया था? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बेस पर। हाँ या ना? दूसरा, ओबीसी को 27% का आरक्षण तो दिया गया, पर उस पे कई कंडीशंस लगा दिए गए। क्या लगा दिए गए? कंडीशंस। क्लियर हो पा रहा है? बहुत सारे क्या लगाए गए? शर्तें लगा दी गई। क्या लगाई दी गई? शर्तें। क्लियर हो पा रहा है? यस। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस थी? यस, उन्हीं को देखना है। तो सबसे पहला कंडीशन सुनिए। सबसे पहला कंडीशन, ओबीसी की रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया। कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया? क्रीमी लेयर का। मतलब यदि आपके पिताजी क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, यदि आपके पिताजी क्लास 2 ऑफिसर हैं, यदि आपके पिता आर्मी में मेजर और कर्नल रैंक के ऑफिसर हैं या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर हैं, यस, यदि आपके परिवार 8 लाख से ज्यादा की आय कमा रहा है, मतलब आप किस बेस पे, किस में आते हैं? क्रीमी लेयर में आते हैं। किस में आते हैं? क्रीमी लेयर। आप ओबीसी तो हैं, परंतु आपको ओबीसी के आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप कौन हो गए? क्रीमी लेयर। हाँ या ना? हिंदी उसको क्रीमी लेयर ही लिखना है, क्योंकि हिंदी में उसे कहा जाता है मलाईदार परत। अब इतना हिंदी नहीं लिखना है। हाँ या ना? यस, हिंदी में अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक उठाएंगे तो वहां पर क्या शब्द दिखाई देगा? मलाईदार परत। अब मलाईदार परत नहीं लगाना है हमको लगाना है क्या? क्रीमी लेयर। वो शब्द सही है। यस, अब उसको हिंदी में क्रीमी लेयर लिख दो, वो ज्यादा अच्छा है। यस, बट मलाईदार परत मत लिखो। मैंने भी मलाईदार परत लिखा होगा, पर उसको लिख मत लेना, ऐसी नहीं लिखा थी। द एडवांस्ड सेक्शन अमंग द ओबीसीज, मतलब कौन? क्रीमी लेयर, शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ रिजर्वेशन। ओबीसी की उन्नत वर्गों अर्थात क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से क्या रखा जाना चाहिए? बाहर रखा जाना चाहिए। पहला कंडीशन देखिए। इसको लिखने के बाद नोट डालिएगा। आप लोग कोरे पे जो यहाँ यूपीएससी की तैयारी चालू की है तब लिखना चालू किए है ना? हम लोग जब साउथ में पढ़ते थे वहाँ पर पूरी पढ़ाई इसी पेपर में होती थी। लाइन वाली कॉपी चेक ही नहीं होगी अगर लाइन कॉपी में लिख दिया हमने तो। यस, वहाँ पर क्लास की कॉपीज़ भी कोरे में ही बनती थी, एग्ज़ाम भी कोरे पेपर में ही होता था, सब कुछ कोरे में। यस, शुरुआत में जब हम गए थे तो आपने भी जब शुरुआत में इसमें लिखना चालू किया होगा तो लाइन ऊपर नीचे जा रही होगी, हाँ या ना? बट धीरे धीरे फिर उसमें फ्लो आ जाती है। हमारा भी वही हाल था, लिखना यहाँ चालू करते थे ख़त्म वहाँ होता था। यस, या वहाँ से लिखना चालू करते थे ख़त्म यहाँ हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता था। पर धीरे धीरे उसमें फ्लो आया, फिर अपने आप चीज़ें बन गई। यस, और मुझे मेरे कॉलेज ने एक चीज़ सिखाया कि आप क्या लिख रहे हैं उससे अच्छा कैसे लिख रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यस, मतलब देखिए, मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में खाने गया हूँ तो खाना का टेस्ट कैसा है वो सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट क्या है, वो दिख कैसे रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए रेस्टोरेंट्स वाले चीज़ों को सजा कर लाते हैं आपके सामने, बढ़िया एकदम देख के, ओहो क्या दिख रहा है, वाह मज़ा आ जाएगा। यस, पर जब तुम खाते हो तो लगा अरे यार टेस्ट नहीं है। मतलब टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेस्ट खराब हो, टेस्ट ठीक हो, बढ़िया हो, नॉर्मल हो, एकदम खराब ना हो, बट दिखने में, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, वो दिख कैसे रहा है। यस, किस तरीके से दिख रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
वैसे ही जब हम एग्जाम में आंसर्स को लिख रहे होते हैं तो वहां पर अंदर की चीजें क्या है उसको लोग बाद में जाकर पढ़ेंगे, है ना। पहले आपने उसे लिखा कैसे है, प्रॉपर मैनर में। यस, कि आंसर को अपने प्रॉपर मैनर में अरेंज किया है कि नहीं किया है। इंट्रोडक्शन, आंसर, देन कंक्लूजन। यस, सबसे पहले उसका परिचय, फिर उत्तर, फिर उसका निष्कर्ष। एक प्रॉपर मैनर में अगर वो अरेंज है ना। उसमें अगर ज्योग्राफी के मामले हैं या कुछ है तो उसमें मैप बनाया नहीं, क्या कोई फ्लो चार्ट बनाया, जैसे मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं ना, क्या कोई फ्लो चार्ट बनाया आपने। अगर आप इस तरीके की चीजों को रिप्रेजेंट करते हुए अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका आंसर और मजबूत हो जाता है और वो आपके आंसर के अंदर जाकर नहीं पड़ता। यस, अब जब मैं LLB की पढ़ाई कर रहा था तो, है ना, उस समय देखिए कॉलेज, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था उस समय तो मैंने खूब पढ़ाई की। और तो वो ये माने, वो कहे कि भाई क्या लिखा है आदमी ने। यस, तो शुरू के जो 2 आंसर इतने अच्छे कि उसमें वो 1 मार्क्स ना काट पाए, इतना अच्छा प्रॉपर मैनर में। और उसके बाद के जो 3 आंसर बचे वो भी तो ठीक होते थे। अब कई बार, जैसे एक बार क्या हुआ कि एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि वो आउट ऑफ सिलेबस था, वो तो था ही नहीं सिलेबस में। अब सिलेबस में तो कहां से आंसर करा जाए आदमी को। अब वो पढ़ा भी नहीं था, रियलिटी में नहीं पढ़ा था मैंने उस आंसर को कि उसको आंसर कर पाऊं मैं। उसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, 1-2 या में होते हैं और में, दोनों में से एक करना होता है। दोनों ही बाहर थे, दोनों ही नहीं आते थे, छोड़ेंगे तो है नहीं, लिख के तो आना ही था। अब उसमें जो था, मेरे को जो भी आता था वो लिख के आ गया मैं, पर पूरा भर दिया 2 सप्लीमेंट्री लेके। यस, और जब जब रिजल्ट आया तो उसमें भी मुझे पूरे मार्क्स मिले थे, उस लास्ट क्वेश्चन में भी, और पता नहीं मैं क्या लिखा था। तो जब क्या होता है कि जब मैं आंसर चेक कर रहा हूं, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं जब पढ़ा रहा था बच्चों को कॉलेजेस में अपने शुरुआती दिनों में, तो उस समय मेरे पास पेपर्स आते थे, आंसर शीट आती थी बच्चों के चेक करने के लिए, और हम सभी टीचर्स बैठकर आंसर चेक कर रहे होते थे। तो वहां माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, एकदम फ्री हूं यार, चिल कर रहा हूं, तो आंसर चेक करते समय लो मार्क्स पास कर देते हैं यार, चलो हटा। वही मान लीजिए कोई शादीशुदा बैठा है मेरे बगल में, पत्नी से लड़ गया है, नहीं दूंगा मार्क्स, काटो, इतना गंदा लिखा है, काटो, फेंको। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तुम वहां पर कचरा करके आ गए हो, उसका दिमाग पहले से खराब है, बूढ़ा चेक कर रहा बेचारा तुम्हारा आंसर शीट, परिवार का दिक्कत अलग, लाइफ की दिक्कत अलग चल रही है कि बेटा क्या क्या करेगा मेरा, बेटी क्या करेगी मेरी, शादी होगा कि नहीं, उसका अलग दिमाग में टेंशन चल रहा है। और वो तुम्हारा आंसर चेक करने बैठा है। भाई 10वीं पास लोग नहीं चेक कर रहे होते ना, बड़े बड़े प्रोफेसर चेक कर रहे होते, उनके दिमाग में ऑलरेडी इतना टेंशन चल रहा हो कुछ ना कुछ विचारों के, अब तुम आंसर लेके आया हो, पूरा कचरा कर दियो आंसर शीट को, तो देखते साथ बोलेगा अरे यार हट, नहीं दूंगा मार्क्स। तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आपने उसके अंदर क्या लिखा है। इंग्रेडिएंट्स तो बाद में चेक होंगे, पहले चेक होगा कैसे प्रेजेंट हुआ है, तो इसको हमेशा याद रखना आंसर लिखते समय। समझ में आ रहा है? चलिए, तो पहला क्लियर है, लिख लिया इसने,
तो पहला क्या हुआ कि क्रीमी लेयर लाया गया, किसको, किसमें, ओबीसी के, मतलब ओबीसी के जो उच्च वर्ग हैं, संपन्न वर्ग हैं, उनको आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अब तय करना था कौन है इस क्रीमी लेयर में और कौन क्रीमी लेयर में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि एक समिति का गठन करिए। क्या करिए? एक समिति का गठन करिए जो डिसाइड करे कौन क्रीमी लेयर में आएगा और कौन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामानंदन कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर अमंग द ओबीसीज। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1993 विच वॉज एक्सेप्टेड। क्लियर हो पा रहा है? तो क्रीमी लेयर में कौन होगा और नहीं होगा इसकी जानकारी पता लगाने के लिए सरकार ने कौन सी समिति का गठन किया? रामानंदन कमेटी का गठन किया। और इसने जो रिपोर्ट दी 1993 में, उसे क्या सरकार ने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। मतलब आज ओबीसीज में जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है वो किस समिति की वजह से है? रामानंदन कमेटी की वजह से है। क्लियर हो पा रहा है? लिख लीजिए। ठीक है, मुझे क्या हुआ? मुझे खुद मजा नहीं आता, 1 घंटे की क्लास लेके चल देता हूं। पढ़ाना थोड़ी बोलते हैं उसको। कभी अब बस्तर से हो ना, कभी वहाँ जाना तो पूछना। मैं वहाँ गया था एक बार पढ़ाने पॉलिटी, एक दिन में 7-7 घंटे लगातार। लास्ट वीक जब उनको पढ़ाया था, एक दिन में लगातार 7 घंटे पढ़ाया उनको, पूरे हफ्ते भर। सिर्फ बीच में 2 ब्रेक देता था। यस, क्योंकि मुझे वापस आना था, मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी, और तो वहाँ पे मुझे क्लास खत्म करके आना था जल्दी। 7 घंटे एक दिन में लगातार, और बच्चे बहुत एनर्जी के साथ पढ़ते थे, बड़ा मजा आता था, है ना। चलिए, क्लियर हो पा रहा है? हाँ या ना? यस या नो? कोई डाउट है मैडम? पूछिए, मेरे से पूछिए। हाँ, हो गया? कोई भी डाउट हो मुझसे पूछिए, बगल वाले से नहीं। यस, चलिए। अब ये तो ठीक है। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दूसरा जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, ये बहुत विवादित है और आज भी है। रिजर्वेशन केवल इनिशियल अपॉइंटमेंट में प्राप्त होगा, नियुक्ति के दौरान, प्रमोशन में नहीं। मतलब एक बार भाई, आप मान लेते हैं सभी आप लोगों ने सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दिया। जब आप सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उस एग्जाम में आपको क्या प्राप्त होगा? आरक्षण, और आपकी नियुक्ति हो जाएगी। पर एक बार अगर आपकी नियुक्ति हो गई तो प्रमोशन में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पर सरकार चुप रहने वाली थी? नहीं। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट चुप रहने वाली थी? नहीं। क्या हुआ सुनिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? केवल नियुक्ति में आरक्षण, प्रमोशन में नहीं। मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हूं, अब मुझे पदोन्नति में आरक्षण प्राप्त नहीं होगा, यह कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह कहा, तो केंद्र सरकार ने, पार्लियामेंट ने, संसद ने आर्टिकल 16 में ही संशोधन कर दिया और लिख दिया, हम प्रमोशन में भी एसटी और एससी को आरक्षण देंगे। समझ में आ रहा है? कैसे होता है? जैसे आरक्षण होता है। सुनिए, मान लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस में एक व्यक्ति जनरल व्यक्ति है जो सिपाही है, और व्यक्ति एसटी और एससी वर्ग से है, सिपाही है।
पर आप देखेंगे कि वो जनरल वर्ग का व्यक्ति जो है, सिपाही है, उसको सब इंस्पेक्टर तक पहुंचने में कई बार उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो तो भी नहीं पहुंच पाता। परंतु जो एसटी या एससी वर्ग का व्यक्ति है, वो कई बार आपको दिखाई देगा कि वो 3 स्टार इंस्पेक्टर तक के पद पर पहुंच गया है अपने रिटायरमेंट तक। यस, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर के पद खाली होते हैं, हाँ या ना, उसमें फिर जैसे आपकी नियुक्ति, जैसे आप सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए आरक्षण का आपको लाभ मिल रहा है कि 32% एसटी को, 13% एससी को, 14% ओबीसी को, हाँ या ना, छत्तीसगढ़ में, वैसे ही आरक्षण फिर आपको कहां प्राप्त होने लग जाता है? नौकरी के अंदर। मतलब इतनी सीट केवल किसके लिए होगी? एसटी के लिए प्रमोशन में। इतनी सीट किसके लिए होगी? एससी के लिए होगी प्रमोशन में। इतनी सीट किसके लिए होगी? जनरल के लिए प्रमोशन में। तो जो एसटी और एससी वर्ग का होगा उसको प्रमोशन जल्दी मिलेगी क्योंकि उसके पास सीट ज्यादा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन में आरक्षण नहीं देना है, एक बार नियुक्ति में दे दी, दैट इज इनफ। फिर आर्टिकल 16(4), अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? 16(4), हाँ है ना, उसी के अंदर फिर जजमेंट्स पढ़ रहे हैं। सरकार ने एक नया आर्टिकल जोड़ा 16(4)A, पार्लियामेंट ने एक नया आर्टिकल जोड़ दिया संविधान में। सुनिएगा अभी मैं लिखवाऊंगा सारा। 16(4)A जोड़ा और लिख दिया कि प्रमोशन में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण का लाभ मिलते रहेगा। यस, लिख दिया। किसके जजमेंट को बदलने के लिए? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदलने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में जो ये संशोधन हुआ था 2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही माना। ठीक है, आप प्रमोशन में आरक्षण देना चाहते हैं, दीजिए, पर इन 3 कंडीशन को पूरा करिए जो सरकार की हालत खराब करके रख दी है कि सरकार अब इन 3 कंडीशन को जल्दी पूरा नहीं कर पाती और इसीलिए प्रमोशन में जल्दी आरक्षण नहीं मिल पा रहे उतने उस लेवल पे जिस लेवल पे मिलने चाहिए थे। नहीं तो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा, आज तो जल्दी निकलूंगा मैं, कल की क्लास में बताऊंगा। आप चलो थोड़ा सा सुन लो। उत्तर प्रदेश में सरकार ने, पिछली जो सरकारें थी, उन्होंने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कानून बनाया। वहां पर कई ऐसे व्यक्ति थे जो नियुक्त हुए थे चपरासी के पद पर वो पहुंच चुके थे जिला अधिकारी तक के पद पर। इस लेवल पर प्रमोशन हो चुका था। यही हाल कर्नाटका में हुआ था। यस, और यही हाल मध्य प्रदेश में हुआ था। ये सबके डेटा में दिखा दूंगा आपको। परंतु किसी भी राज्य ने 2006 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कंडीशन को पूरा नहीं किया था। इसलिए कंसर्न हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस प्रमोशन में आरक्षण के कानून को निरस्त कर दिया। तो ये जो ऊपर पदों तक पहुंच चुके थे वो फिर से गिरकर अपने नीचे के पद पर आ गए थे, क्योंकि वो 3 कंडीशंस को पूरा करना अनिवार्य है। और वो 3 कंडीशन क्या है, हम बात करेंगे उस पर, पूरा प्रॉपर समझाऊंगा। मतलब एक तरफ इंदिरा साहनी केस में प्रमोशन में आरक्षण को रोका गया, पर दूसरी तरफ सरकार ने या फिर पार्लियामेंट ने, संसद ने कानून बनाकर वो वापस दे दिया कि नहीं प्रमोशन में आरक्षण देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, एम नागराजन केस में, 2006 के केस में, संसद के द्वारा किए गए संशोधन को सही माना कि ठीक है प्रमोशन में आरक्षण दे दो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, पर इन 3 कंडीशन को पूरा करो। पहला कि वो व्यक्ति नौकरी में लगने के बाद भी पिछड़ा हो, ये सिद्ध करो। वो नौकरी में लगने के बाद भी क्या हो, पिछड़ा हो। दूसरा, अगर उसको प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा हो तो नौकरी की एफिशिएंसी बाधित ना होती हो। मतलब अगर हम उसे मान लेते हैं कि कोई चपरासी है, उसको मैं जिला शिक्षा अधिकारी बना दूं तो शिक्षा तो लेग बढ़ जाएगा वो, क्योंकि उसको शिक्षा की कोई जानकारी ही नहीं है। उसको कार्य करने की उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। यस, तभी जाकर उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। और तीसरा, उनका प्रतिनिधित्व कम हो। क्या कम हो, प्रतिनिधित्व।
क्या है, सारे समझाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा, बहुत शुरुआत में केस लगा हुआ है। ठीक है, और सैटरडे को थोड़ा लंबा लूँगा, और बस इस वीक का और टाइम है। इस वीक में क्या है, अब लास्ट चल रहा है, ये 16 तारीख से हमारी कोर्ट की छुट्टी हो जाएगी, तो बस इस हफ्ते में और तो मैं काम को जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ, तो ज़्यादा वो बर्डन है। तो उसके बाद फिर 16-17 तारीख से जो भी मंडे का जो भी डेट हो, उस दिन से फिर हम 1.5-2 घंटे की क्लास में आराम से लेंगे। ठीक है, फिर मैं फ्री रहूँगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा। मैंने बोल दिया था हिस्ट्री वाले